ये कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत उड़ीसा के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर की, कि जिससे भारत की साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की बहुत सी यादें वाबस्ता थीं और इनमें से ज़्यादातर यादें इंतहाई नाखुशगवार हैं। ये वही शहर है कि जहां उनके वालिद और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू शदीद बीमार हो गए थे और फिर उसी बीमारी की वजह से मई 1964 में उनकी वफात हो गई थी। इसी शहर में 1967 में एक इंतखाबी रैली के दौरान इंदिरा गांधी के ऊपर किसी ने एक पत्थर फेंका, जिसके लगने से उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। 30 अक्टूबर 1984 की दोपहर को इंदिरा गांधी ने इंतखाबी रैली से जो खिताब किया था, उस खिताब को हमेशा की तरह उनके अवामी राब्ते के मुशीर वाई शारदा प्रसाद ने तहरीर किया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने अचानक तैयार शुदा तकरीर से हटकर बोलना शुरू कर दिया। उसी दौरान उनके बोलने का तरीका भी बदल गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। मैंने एक लंबी जिंदगी जी है। मुझे इस बात पर फख्र है कि अपनी पूरी जिंदगी मैंने लोगों की खिदमत में गुजारी है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा ही करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने का काम करेगा। कभी कभी कुदरती तौर पर इंसान के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि जो मुस्तकबिल की तरफ इशारा करते हैं। इस तकरीर के बाद जब वो भुवनेश्वर में गवर्नर हाउस पहुंची तो उस वक्त गवर्नर वशिम्भर नाथ पांडे ने कहा कि आपने अपनी पुरतशद्दुद मौत का जिक्र करके मुझे हलाक कर रख दिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि वो तो ईमानदारी से बात कर रही थी। उस रात जब इंदिरा गांधी दिल्ली वापस लौटी तो वो काफी थकी हुई थी। उस रात वो बहुत कम नींद ले पाई। सामने के कमरे में सोई हुई सोनिया गांधी जब सुबह 4 बजे दम्मा की दवाई लेने के लिए उठकर बाथरूम गई तो उस वक्त इंदिरा गांधी जागी हुई थी। सोनिया गांधी अपनी किताब राजीव में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी भी उनके पीछे पीछे बाथरूम में आ गई और दवा ढूंढने में उनकी मदद करने लगी। उन्होंने सोनिया से कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं जाग रही हूँ। सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। इस दिन उन्होंने जर्द रंग की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर काला था। इस दिन उनकी दस्तावेजी फिल्म हिदायतकार पीटर अस्तेनो से मुलाकात तय थी। पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। इससे एक दिन पहले वो उड़ीसा में भी इंदिरा गांधी की फिल्म बंदी कर रहे थे। दोपहर में उन्हें बरतानिया के साबिक वजीर आजम जेम्स कैलघन और रियासत मिजोरम के एक सियासी रहनुमा से मुलाकात करनी थी और शाम को वो बरतानिया की शहजादी एन के एजाज में डिनर का एहतमाम करने वाली थी। इस दिन उन्होंने नाश्ते में संतरे का ताजा जूस और अंडे खाए। नाश्ते के बाद जब उनके मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर और ब्लश ऑन लगा रहे थे तो उनके डॉक्टर के.पी. माथर उन्हें देखने पहुंचे। वो रोजाना उसी वक्त उन्हें देखने आते थे। उन्होंने डॉक्टर माथर को भी अंदर बुला लिया और दोनों बातें करने लगे। उन्होंने अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन के जरूरत से ज्यादा मेकअप करने और 80 साल की उम्र में काले बाल होने का मजाक भी उड़ाया। 9:10 पर जब इंदिरा बाहर आई तो बहुत खूबसूरत धूप चमक रही थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सघंग काली छतरी लिए उनके साथ साथ चल रहे थे। इनसे चंद कदम पीछे थे कांग्रेस के अहम सियासी रहनुमा R.K. धोन और उनके थोड़ा पीछे थे इंदिरा गांधी के जाती खादिम नाथू राम सबसे पीछे थे। इनके जाती सिक्योरिटी एहलकार सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। इसी दरमियान एक मुलाजिम एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा जिसमें अस्तीनियों को चाय पेश की जाने वाली थी। इंदिरा ने उसे बुलाकर कहा कि अस्तीनियों के लिए चाय की प्यालियों का दूसरा सेट निकाला जाए। जब इंदिरा गांधी उस वक्त के वजीर आजम हाउस एक अकबर रोड के गेट पर पहुंची तो वो R.K. धोन से बातें कर रही थी। धोन उनको बता रहे थे कि इंदिरा गांधी के हुक्म के मुताबिक उन्होंने यमन के दौरे पर गए हुए सदर ज्ञानी जैल सिंह को यह पैगाम पहुंचा दिया है कि 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाएं ताकि इनको पालम हवाई अड्डे पर खुशामदीद कहने के बाद वो बरतानिया की शहजादी एन के एजाज में होने वाले डिनर में शामिल हो जाएं। अचानक वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर निशाना लगाया। इंदिरा गांधी के पेट में गोली लगी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए दायां हाथ उठाया लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां इंदिरा की बगल, सीने और कमर में लगी। वहां से 5 फुट की दूरी पर सनोत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देखकर वो दहशत ज़दा हो गया और अपनी जगह से हला भी नहीं। तभी बेंट ने चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतोंत ने भी तभी अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के जिस्म में उतार दी। अंत सिंह को फायर किए 25 सेकंड गुजर चुके थे और वहां तैनात सिक्योरिटी दस्ते की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अभी सतोंत गोली चला ही रहा था कि सबसे पीछे चलने वाले रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच
पहुंचे भी नहीं थे कि सतोन सिंह की गोली उनकी रान और पीठ में लगी। वो वहीं गिर गए। इंदिरा गांधी के अमले ने उनकी ये हालत देखी और एक दूसरे को अहकामात देने लगे। वजीर आजम हाउस के बाहर तैनात एक पुलिस अफसर दिनेश भट्ट ये देखने बाहर आए कि ये कैसा शोर मचा है। उसी वक्त बेअंत सिंह और सतोन सिंह दोनों ने अपने हथियार डाल दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। करीब के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतोन सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर वक्त एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां से गायब था। तभी इंदिरा के सियासी मशीर माखन लाल फोतीदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को आर के धोन और सिक्योरिटी एहलकार दिनेश भट्ट ने सफेद एम्बेसडर कार की पीछे वाली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धोन, फोतीदार और ड्राइवर था। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाती हुई भागती हुई आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो इसी तरह कार में बैठ गईं। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सर अपनी गोद में रख लिया। कार बहुत तेजी से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की जानिब रवाना हुई। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। वो इंदिरा गांधी के ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव का स्टॉक मौजूद था, लेकिन वजीर आजम हाउस से किसी ने एम्स के अमले को फोन करके ये नहीं बताया कि इंदिरा गांधी को जख्मी हालत में अस्पताल लाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड का गेट खुलने और इंदिरा के कार से उतारने में 3 मिनट लग गए। गेट पर एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं था, क्योंकि किसी को इस बात की इत्तला ही नहीं थी कि इंदिरा गांधी को गोली लगने के बाद अस्पताल लाया जा रहा है। इसी तरह एक पहिए वाले स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब इनको कार से उतारा गया तो इंदिरा को इस हालत में देखकर घबरा गए। उन्होंने फौरन अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को इत्तला दी। चंद मिनटों बाद वहां डॉक्टर गलेरिया, डॉक्टर MA कपूर और डॉक्टर S बालाराम पहुंच गए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा गांधी के दिल में मामूली सी हरकत दिखाई दे रही थी, लेकिन नब्ज में कोई हरकत नहीं थी। इनकी आंखों की पतलियां फैली हुई थीं, जिससे ये इशारा मिलता था कि इनके दिमाग को चोट पहुंची है। एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस की नाली में एक ट्यूब डाली ताकि फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच सके। उनके एक फेफड़े में गोली लगी थी और गोलियों की ताकत से रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। सिर्फ उनका दिल काम कर रहा था। अपने सिक्योरिटी गार्डों के हाथों गोली मारे जाने के 4 घंटे बाद 2:32 पर इंदिरा गांधी की मौत का ऐलान किया गया, लेकिन सरकारी नशरियाती इदारों ने इस खबर को 6 बजे तक नशर नहीं किया। इंदिरा गांधी की सवाने उम्री लिखने वाले इंदर मल्होत्रा बताते हैं कि खुफिया इदारों ने मुतनब्बे किया था कि इंदिरा गांधी पर इस तरह का हमला हो सकता है। उन्होंने सिफारिश की थी कि वजीर आजम हाउस पर तैनात 6 सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया जाए, लेकिन जब ये फाइल इंदिरा गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत गुस्से में 3 अल्फाज फाइल पर लिखे, आर वी नॉट सेकुलर, क्या हम सेकुलर नहीं हैं। इसके बाद ये तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सिक्योरिटी गार्डों को एक साथ इंदिरा गांधी के करीब ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। 31 अक्टूबर के दिन सतोन सिंह ने यह बहाना बनाया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उन्हें बैतुल खला के करीब तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतोन सिंह दोनों एक साथ तैनात हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी से सिखों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया।